नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ माँ होती है। उस दिन सोशल नेटवर्किंग साइट पर जन्मदिन का केक काटती हुई प्रज्ञा और कुसुम का अपनी माँ के साथ फोटो देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। नीचे फटाफट कमेंट डाल दिया मैंने। आंटी को स्वस्थ देखकर बहुत अच्छा लगा। साल भर पहले कुसुम अपने पति के लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरण के समय जिस प्रकार अपनी माँ को एम्बुलेंस में लेकर गई थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वे माह या 2 माह से ज़्यादा नहीं बचेगी। दिल्ली में उसकी बड़ी बहन प्रज्ञा पहले से अपने ससुराल वालों के साथ पुश्तैनी घर में रहकर अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। जब कुसुम के पति का भी दिल्ली का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो 6 माह से बिस्तर पर पड़ी मां को लेकर वह भी चल पड़ी। यहाँ लखनऊ में अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ बीमार मां की जिम्मेदारी वह अकेले कैसे उठाती। बड़ी बहन का भी बार बार छुट्टी लेकर लखनऊ आना मुश्किल हो रहा था। प्रज्ञा और कुसुम दोनों जब हमारे घर के बगल में खाली पड़े फ्लैट में मकान बनवाने आई थी, तब उनसे परिचय हुआ था। उनके पिता का निधन हुए तब 2 वर्ष हो गए थे। उनकी माँ हमारे ही घर बैठकर बरामदे में मजदूरों को देखा करती और शाम को पास ही में अपने किराए के मकान में लौट जाती। वे अक्सर अपने पति को याद कर रो पड़ती। उन्हीं से पता चला था कि बड़ी बेटी प्रज्ञा 12वीं में और छोटी बेटी कुसुम छठी कक्षा में ही थी जब उनके पति को दिल का दौरा पड़ा, जिसे वे एंजाइटी समझकर रात भर घरेलू उपचार करती रही और सुबह तक सही उपचार के अभाव में उनकी मौत हो गई। वे हमेशा अपने को कोसती रहती, कहती प्रज्ञा को अपने पिता की जगह सरकारी क्लर्क की नौकरी मिल गई है। उसका समय तो अच्छा ही रहा, पहले पिता की लड़की रही, अब पिता की नौकरी पा गई। छोटी कुसुम ने क्या सुख देखा, उसके सिर से पिता का साया ही उठ गया। दरअसल अंकल बहुत खर्चीले स्वभाव के थे, महंगे कपड़े, बढ़िया खाना और घूमने फिरने के शौकीन, इसलिए फंड के रुपयों के अलावा बचत के नाम पर बीमा की रकम तक ना थी। प्रज्ञा हमेशा कहती, मैं ही इसका पिता हूँ, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, इसको भी अपने पैरों पर खड़ा करूँगी। आंटी तुनक पड़ती, कहने की बातें हैं बस। कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी तनख्वाह पर तुम्हारे पति का हक हो जाएगा। किसी तरह से 2 कमरे, रसोई का सेट बनाकर वे रहने आ गए। अपनी माँ की पेंशन प्रज्ञा ने बैंक में जमा करना शुरू कर दी और उसकी तनख्वाह से ही घर चलता। उस पर भी आंटी उसे दोस्त देना ना भूलती। अपने पापा की जगह तुझे मिल गई है, कल को अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। तेरे पापा तो खाने में इतनी तरह के व्यंजन बनवाते थे, यह खाना मुझसे ना खाया जाएगा, और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ाते हुए दिन गुजार देती। कुसुम सारे घर बाहर के काम देखती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। बड़ी बहन सुबह का नाश्ता बनाकर रख जाती, फिर शाम को ही घर लौट कर आती। वह रास्ते से कुछ न कुछ घरेलू सामान लेकर ही आती। दोनों बहनें अपने स्तर पर कड़ी मेहनत करती, पर आंटी की झुंझलाहट बढ़ती ही जा रही थी। कभी पति तो कभी अपना मनपसंद खाना, तरह तरह के अचार, पापड़, बढ़िया सब घर में ही तैयार करवाती। छुट्टी के दिन दोनों बहनें अचार, पापड़ बढ़िया धूप में डालती दिख जाती। मेरे पूछने पर बोल पड़ती, पापा खाने के शौकीन थे, तभी से माँ को भी यही सब खाने की आदत हो गई है। ना बनाओ तो बोल पड़ती है, जितना राजपाट था मेरा तेरे पिता के साथ ही चला गया, अब तो तुम्हारे राज में सूखी रोटियां ही खानी पड़ रही हैं। उन दोनों बहनों को दिन रात मेहनत करते देख बहुत दुख भी होता। समय गुजरता गया, जल्द ही छोटी बहन की एमए की शिक्षा पूरी हो गई। प्रज्ञा 30 साल की हो गई। जब आंटी पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा कि प्रज्ञा की शादी कब करोगी, तो उन्होंने उल्टा लोगों से ही कह दिया, मैं अकेली औरत कहाँ जाऊंगी, तुम लोग ही कहीं देखभाल कर रिश्ता बता देना। दरअसल उन्हें बेटियों की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, जबकि दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई थीं। ज़्यादातर रिश्ते इसी बात पर टूट जाते कि पिता नहीं, भाई भी नहीं, कौन माँ की जिम्मेदारी जिंदगी भर उठाएगा। आखिर प्रज्ञा की शादी तय हुई, हो ही गई। पता चला कि लड़का बेरोजगार है और यूं ही छोटे मोटे बिजली के काम करके अपना खर्चा चलाता है। महेश का परिवार दिल्ली के पुराने रईस लोगों में से एक था।
4 बड़े भाई थे, सभी अच्छे पद पर नियुक्त थे। सो सबसे छोटे भाई के लिए कमाऊ पत्नी लाकर उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। महेश अब घर जवाई बनकर रहने लखनऊ आ गया। आंटी का बहुत ख्याल रखता, मगर आंटी उसे ताना मारने से ना चूकती। कुसुम ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और घर में ट्यूशन लेकर घर खर्च में योगदान देना शुरू कर दिया। नवविवाहितों को 2 कमरों के घर में कोई एकांत नहीं मिल पाता था। ऊपर से माँ की बेतुकी बातें भी सुननी पड़ती। प्रज्ञा ने कभी भी इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वह जल्द से जल्द कुसुम के रिश्ते के लिए प्रयासरत हो उठी। अपनी ससुराल की रिश्तेदारी में ही प्रज्ञा ने कुसुम का रिश्ता तय कर दिया। रमेश सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और उसके घर में बीमार पिता के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उससे बड़ी 2 बहनें थीं और दोनों ही दूसरे शहरों में विवाहित थीं। कुसुम की विदाई लखनऊ में ही दूसरे छोर में हो गई। सभी ने प्रज्ञा को बहुत बधाइयाँ दी कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। अब एंटी का दिलो दिमाग कुसुम के विवाह की चिंता से मुक्त हो गया था। कोई उद्देश्य जिंदगी में बाकी न रहने से उनके खाली दिमाग में झुंझलाहट बढ़ने लगी थी। वे अक्सर अपने दामाद महेश से उलझ पड़ती। बेचारी प्रज्ञा ऑफिस से थक की मांदी आती और घर पहुंचकर सास दामाद का झगड़ा निपटाती। धीरे धीरे आंटी को सफाई का मिनिया चढ़ता ही जा रहा था। अब वे घंटों बाथरूम को रगड़कर चमकाती। दिन में 2 से 3 बार स्नान करने लगती। अपने कपड़ों को किसी के छूने लेने भर से दोबारा धोती। अपनी कुर्सी अपने तख्त पर किसी को हाथ भी धरने न देती। वे अपने खोल में सिमटती जा रही थी। पहले अपने भोजन के बर्तन अलग किए, फिर स्नान घर के बाल्टी मग। प्रज्ञा के पूछने पर बोली, मेरा सामान कोई छुए तो मुझे बहुत घिन आती है, बार बार मांजना पड़ता है। अब मैंने अपने इस्तेमाल का सारा सामान अलग कर लिया है, अब तुम लोग इसे हाथ भी मत लगाना। प्रज्ञा को अपने पति महेश के सक्षम शर्मिंदगी उठानी पड़ती। हर समय घर में शोर मचा रहता। बिना नहाए यह ना करो, वह ना करो, मेरी चीज़ों को ना छुओ, मेरे वस्त्रों से दूर रहो, आदि आदि। दामाद तानाशाही से जब उब जाता तो 2-4 दिनों को अपने घर परिवार, जो कि दिल्ली में था, से मिलने को चल देता। प्रज्ञा अपनी माँ को समझाए या पति को समझ ना पाती। किसी तरह अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश में जुटी रहती। इन 4 सालों में वह 2 बच्चों की माँ बन गई। खर्चे बढ़ने लगे थे और माँ अपनी पेंशन का एक पैसा खर्च करना नहीं चाहती। वे उल्टा उन दोनों को सुनाती रहती। यह तनख्वाह जो प्रज्ञा को मिलती है, अपने बाप की जगह पर मिलती है। उनका सीधा मतलब होता कि उन्हें पैसे की धौंस ना देना। आंटी आए दिन अपने मायके वालों को दावत देने को तैयार रहती। वे खुद भी बहुत चटोरी थी, इसीलिए लोगों को घर बुलाकर दावत कराती। जब भी उन्हें पता चलता कि इलाहाबाद से उनके भाई या बनारस से बहन लखनऊ किसी शादी में शामिल हो रहे हैं, तो तुरंत अपने घर पर खाने रुकवाने का नियंत्रण देने का तैयार हो जाती। घर में जगह कम होने की वजह से जो भी आता भोजन के पश्चात रुकने के लिए दूसरी जगह चला जाता, मगर उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करने में प्रज्ञा के बजट पर बुरा असर पड़ता। वह माँ को लाख समझाती, देखो मम्मी, मामा मौसी लोग तो संपन्न हैं, वे अपने घर में क्या खाते हैं क्या नहीं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, मगर वे हमारे घर आएं तो जो हम खाते हैं वही तो खिलाएंगे। वैसे भी हमारी परेशानियों में किसने आर्थिक रूप से कुछ मदद की है जो उनके स्वागत में हम पलक पावड़े बिछा दें। लेकिन आंटी के कानों में जूं ना रेंगती। उन्हें अपनी झूठी शान और अपनी जीभ के स्वाद से समझौता करना पसंद नहीं था। आंटी को आंखों से कम दिखने लगा था। एक दिन रिक्शे से उतरकर भीतर आ रही थी तो पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अब तो अंधेरा होते ही उनका हाथ पकड़कर अंदर बाहर करना पड़ता। अब उन्होंने एक नया नाटक सीख लिया, दिन रात टॉर्च जलाकर घूमती। प्रज्ञा अपने कमरे में ही अपने छोटे बच्चों को भी सुलाती, क्योंकि उसकी माँ तो अपने कमरे में बच्चों को घुसने भी ना देती। अपने तख्त पर सुलाना तो दूर की बात थी, आंटी को फिर भी चैन न पड़ता। रात में उनके कमरे का दरवाज़ा खटकाकर कभी दवा पूछती तो कभी पानी मांगती। आंटी के कमरे की बगल में ही रसोई घर है, मगर रसोई घर से पानी लेना छोड़ वे प्रज्ञा और महेश को डिस्टर्ब करती। ऐसा वे उस
दिन जरूर करती जब उन्हें उनके कमरे से हंसी मजाक की आवाज़ सुनाई देती। प्रज्ञा अपनी माँ को क्या कहती, लेकिन महेश का मूड ऑफ हो जाता। आंटी उनकी शादीशुदा जिंदगी में सेंध लगाने लगी थी। इस बीच आंटी की दोनों आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी हुए। उस समय भी दोनों पति पत्नी ने पूरा ख्याल रखा। फिर भी आंटी का असंतोष बढ़ता ही गया। उधर कुसुम के बीमार ससुर जब चल बसे तब जाकर उसके मायके के फेरे बढ़ने लगे। ऐसे में आंटी कुसुम से प्रज्ञा की खूब बुराई करती और अपना रोना रोती। वे दोनों अपने कमरे में मग्न रहते। मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरी दोनों आंखें फूट गई हैं, कुसुम समझा बुझाकर चली जाती। इधर महेश का मन उबने लगा था। एक तो उसकी आमदनी व काम में कोई इजाफा नहीं हो रहा था, ऊपर से सास के नखरे। प्रज्ञा और उसके बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। प्रज्ञा ना तो माँ को छोड़ सकती थी, ना ही पति को। दोनों की बातें सुनकर चुप रहती। प्रज्ञा का प्रमोशन और ट्रांसफ़र जब दिल्ली हो गया तो उसने चैन की सांस ली और अपनी माँ से भी दिल्ली चलने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वे अपनी संगत मंडली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। प्रज्ञा के खर्चे दिनों दिन बढ़ ही रहे थे। मृग महेश की कोई निश्चित आमदनी नहीं थी। प्रज्ञा ने कुसुम को बुलाया कि वह माँ को समझा बुझाकर साथ में दिल्ली चलने को तैयार करे, मगर वे अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। अंत में यह फैसला हुआ कि प्रज्ञा अपने परिवार के साथ दिल्ली चली जाएगी और कुसुम अपने पति के साथ मायके रहने आ जाएगी। अपनी ससुराल के एक हिस्से को कुसुम ने किराए पर चढ़ा दिया और अपनी माँ के संग रहने को चली आई। आखिर वे दोनों अपनी माँ को अकेले कैसे छोड़ देती, वह भी 70 साल की उम्र में। कुसुम मायके में रहने आ गई, किंतु अभी तक तो वह माँ से प्रज्ञा की ढेरों बुराइयों को सुन दीदी जीजाजी को गलत समझती थी। अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ दूसरों को कितना परेशान करती है। उसकी दो छोटी बेटियां भी थी और घर में केवल दो ही कमरे, इसलिए वह अपनी बेटियों को माँ के साथ सुलाने लगी। माँ को यह मंजूर नहीं था। कहने लगी, प्रज्ञा के बच्चे उसके साथ ही उसके कमरे में सोते थे, मैं किसी को अपने साथ नहीं सुला सकती। कुसुम ने 2 फोल्डिंग चारपाई बिछाकर अपनी बेटियों के सोने का इंतजाम कर दिया और बोली, पति को बच्चों को अपने संग सुलाना पसंद नहीं है, और अगर कोई तुम्हारा सामान छुएगा तो मैं घर में ही हूँ। जितनी बार कहोगी मैं उतनी बार धोकर साफ कर दूंगी। उसकी माँ इस पर क्या जवाब देती। आंटी प्रज्ञा को तो अनुकंपा नौकरी के कारण खरी खोटी सुना देती थी, मगर कुसुम से जब पैसों को लेकर बहस होती तो उसके सामने पासबुक और चेकबुक लेकर खड़ी हो जाती और पूछती, कितना खर्चा हो गया तेरा, बोल अभी चेक काट कर देती हूँ। कुसुम उनका नाटक देख वहाँ से हट जाती। प्रज्ञा तो अपनी जॉब की वजह से शाम को ही घर आती थी और घर में बच्चे महेश के संग रहते थे। शाम को थकी हारी लौटने के बाद किसी किस्म की बहस या तनाव से बचना चाहती थी, सो वह अपनी माँ की हर बात को सुनकर उन्हें शांत रखने की कोशिश करती। मगर कुसुम घरेलू महिला होने के कारण दिन भर माँ की गतिविधियों पर नज़र रखती। वह आंटी की गलत बातों को तुरंत विरोध करती। आंटी ने प्रज्ञा को परेशान करने के लिए जो नाटक शुरू किए थे, अब वे उनकी आदत और सनक में बदल चुके थे। कुछ दिन तो आंटी शांत रही, मगर फिर कुसुम की सुखी गृहस्थ जीवन में आग लगाने में जुट गई। कुसुम रात में आंटी को दवा खिला, व सिरहाने पानी रख और अपनी बेटियों को सुलाकर ही अपने कमरे में जाती, लेकिन आंटी को कहाँ चैन पड़ता। रात में टॉर्च जलाकर पूरे घर में घूमती, कभी अचानक ही दरवाज़ा खटखटा देती और अंदर घुसकर टॉर्च से इधर उधर रोशनी फेंकती। उनसे पूछो तो कहती, मुझे कहाँ दिखता है, मैं तो इसे रसोई घर समझ रही थी। रमेश को अपनी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी बीवी के कहने से वह यहाँ रहने तो आ गया था, मगर उसका छोटे से घर में दम घुटता था। साथ ही उसे दिन भर सास के 100 नखरे सुनने को मिलते थे। रात में भी वे उन्हें चैन से सोने न देती। कुसुम माँ को छोड़ नहीं सकती थी और प्रज्ञा से भी क्या कहती। अब तक वह ही तो इतने वर्षों तक माँ को संभाले रही थी। दोनों बहनों में केवल फ़ोन से ही बातें होती। कुसुम माँ की खाने की फरमाइशें देखकर हैरान हो जाती, मगर कुछ कहो तो माँ वही पुराना राग अलपती। तुम्हारे पापा होते तो आज मेरी यह
गत ना होती। यह सब सुनकर वह भी चुप हो जाती, मगर रमेश उबलने लगा था। उसने पीना शुरू कर दिया। अक्सर देर रात घर आता और बिस्तर पर गिरते ही सो जाता। कुसुम कुछ समझाना बुझाना चाहती थी तो वह अनसुना कर देता। दोनों के बीच का तनाव बढ़ने लगा, मगर आंटी को सिर्फ समय से अपनी सफाई, पूजा, सत्संग और भोजन से मतलब था। इनमें कोई कमी हो जाए तो चीख चीख कर वे घर सिर पर उठा लेती। अब हर वक्त प्रज्ञा को याद करती कि वह ऐसा करती थी, महेश मेरी कितनी सेवा करता था, आदि आदि। यह सब सुनकर रमेश का खून खोल जाता। असल में महेश अपने भाइयों सब से छोटा होने के कारण सबकी डांट सुनने का आदी था, लेकिन रमेश दो बहनों का इकलौता भाई होने के कारण लाडला पुत्र था। उसके बर्दाश्त की सीमा जब खत्म हो गई तो एक रात वह वापस घर ही नहीं आया। सब जगह फ़ोन कर कुसुम हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। सुबह नंद का फ़ोन आया कि वह हमारे घर में है। कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 2-3 घंटे की तो है। सारी रात वह कहाँ था? उसका कोई जवाब नंद के पास भी नहीं था। फिर तो वह हर 15 दिन में बिना बताए गायब हो जाता और पूछने पर तलाक की धमकी देने लगा। कभी कहता कौन सा सुख है इस शादी से, अंधी लड़ाका सास और बेवकूफ़ बीवी, ना दिन में चैन ना रात में। कुसुम के शादीशुदा जीवन में तलाक की काली छाया मंडराने लगी थी। वह अक्सर मेरे सामने रो पड़ती। आंटी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस दिन उनकी चीख पुकार सुनकर मैं उनसे मिलने चली गई। पता चला कुसुम की छोटी बेटी रीनी की गेंद उछलकर उनके कमरे में चली गई। बस इतने में ही उन्होंने घर सिर पर ले रखा था। पूरा कमरा धोया गया। दरवाजे, खिड़की, पर्दे, चादर सब धुलने के बाद ही उन्हें संतुष्टि हुई। कुसुम ने बताया वह अपनी बेटियों को सिर्फ सोते समय ही माँ के कमरे में ले जाती है। बाकी समय वह अपना कमरा बंद कर बैठी रहती है ताकि रीनी और मिन्नी उनके सामान को हाथ ना लगा सके। वैसे ही मिन्नी 6 साल की हो गई है और बहुत समझदार भी है। वह दिन में तो स्कूल चली जाती है और शाम को दूसरे कमरे में ही बैठकर अपना होमवर्क करती है या फिर बाहर ही खेलती रहती है। लेकिन रीनी थोड़ी शैतान है। उसे नानी का बंद कमरा बहुत आकर्षित लगता है। वह उसमें घुसने के मौके तलाश करती रहती है। रिन्नी दिन भर घर में ही रहती है और स्कूल भी नहीं जाती है। आज जब माँ रसोई तक उठकर गई तो दरवाज़ा खुला रह गया। रिन्नी ने अपनी गेंद उछालकर नानी के कमरे में डाल दी, फिर भागकर उठाने चली गई। क्या कहूँ उसे, 3 साल की छोटी बच्ची से ऐसा क्या अपराध हो गया जो मेरी माँ ने हम दोनों को इतने कटु वचन सुना दिए। तभी आंटी कमरे से निकलकर मुझसे उलझ पड़ी, तुम्हारी माँ ने तो तुम लोगों को कोई साफ सफाई सिखाई नहीं। मैंने प्रज्ञा और कुसुम को कैसे काम सिखाया मैं ही जानती हूँ, मगर अपनी औलादों को यह कुछ न सिखा सकी। मैं मर क्यों नहीं जाती? क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे? बेटियों के रहमो करम पर पड़ी हूँ। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सब मुझे परेशान करते हैं। कुसुम, तेरी भी 2 बेटी हैं। तू भी जब मेरी स्थिति में आएगी ना, तब तुझे पता चलेगा। मैं यह सब सुनकर सन रह गई। ऐसा अनगल प्रलाप, वह भी अपनी बेटी के लिए। कुसुम अपनी बेटी को गोद में लेकर मुझे छोड़ने गेट तक आ गई। ऐसी माँ देखी है कभी जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रही हो? मैं क्या जवाब देती? रमेश भी परेशान हो चुका है इनकी हरकतों से। हमारे दाम्पत्य जीवन में भी सन्नाटा पसरा रहता है। जरा भी आहट पर कमरे के बाहर माँ कान लगाकर सुनने को खड़ी रहती है कि कहीं हम उनकी बुराइयां तो नहीं कर रहे। ऐसे माहौल में हमारे संबंध नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? अब तो रमेश को भी घर से दूर भागने का बहाना चाहिए। पता नहीं अपनी बहनों के घर जाता है या कहीं और। किस मुंह से उससे जवाब तलब करूं? जब अपनी माँ ही ऐसी हो तो दूसरे से क्या उम्मीद रखना? आंटी का सनकीपन बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन रिन्नी का जन्मदिन था जिसे मनाने के लिए कुसुम और उसकी माँ में पहले ही बहुत बहस हो चुकी थी। आंटी का कहना था घर में बच्चे आएंगे तो यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, सामान छुएंगे। कुसुम ने कहा तुम 2-3 घंटे अपने कमरे को बंद कर बैठ जाना, ना तुम्हें कोई छुएगा ना ही तुम्हारे सामान को। जब आंटी की बात कुसुम ने नहीं सुनी तो वे बहुत ही गुस्से में आ गई। जन्मदिन की तैयारियों में जुटी कुसुम की उन्होंने कोई मदद नहीं की।
मैं ही सुबह से 2-3 बार उसकी मदद करने को जा चुकी थी। शाम को सिर्फ 10-12 ही संख्या में बच्चे एकत्रित हुए और 2-2.5 घंटे में लौट गए। आंटी कमरे से बाहर नहीं आई। 7 बज गए तो कुसुम ने आंटी को डिनर के लिए पुकारा। तब जाकर वे अपने को भवन से बाहर निकली। शायद उन्हें जोरों की भूख लग गई थी। वे अपनी कुर्सी लेकर आई और बरामदे में बैठ गई। तभी रमेश अपने किसी मित्र को साथ लेकर घर में पहुंचा। उन्हें अनदेखा कर कुसुम ने अपने मित्र का परिचय कराकर वह बोला, यह मेरा बचपन का मित्र जीवन है। आज अचानक गोल मार्केट में मुलाकात होगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ डिनर पर लेकर आ गया कि थोड़ी गपशप साथ में हो जाएगी। कुसुम दोनों को खाना परोसने को उठकर रसोई में पहुंची ही थी कि बरामदे से पानी गिराने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आंटी साबुन और पानी की बाल्टी लेकर अपनी कुर्सी व बरामदे की धुलाई में जुट गई थी। दरअसल जीवन ने बरामदे में बैठकर सिरगटे पीते समय आंटी की कुर्सी का इस्तेमाल कर लिया था। आंटी रसोई से खाना खाकर जब निकली तो जीवन को अपनी कुर्सी पर बैठा देख आग बबूला हो गई और फिर क्या था, अपने रौद्र रूप में आ गई। जीवन बहुत खिसखिसाया। रमेश और कुसुम भी मेहमान के आगे शर्म से गड़ गए। दोनों ने जीवन को मां की मानसिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर बात संभाली। दरअसल आंटी अपने पति की मृत्यु के बाद से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के कारण हीन भावना से ग्रस्त रहती। दूसरे लोगों से यह सुनकर ही तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है। उन्होंने अपनी पकड़ बेटियों पर बनाए रखने के लिए जो चीख पुकार और दोस्त दिखाने का रास्ता अख्तियार कर लिया था, वह बेटियों को बहुत भारी पड़ रहा था। एक दिन आंटी रात में टॉर्च जलाकर घूम रही थी कि किसी सामान में उलझकर गिर पड़ी। उनके सिर में अंदरूनी चोट आ गई थी। उस दिन से जो बिस्तर में पड़ी तो उठ ही ना पाई। 6 महीने गुजर गए। लगता था कि अब वह की तब गई। इसी बीच रमेश का भी तबादला दिल्ली हो गया। कुसुम ने अपनी मां को एम्बुलेंस में दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया। जब वे जा रही थी तब यही कह रही थी, पता नहीं वे दिल्ली तक सही सलामत पहुंच भी पाएगी या नहीं। मौका पाते ही मैंने कुसुम को फ़ोन लगाया और हालचाल पूछा। उसने बताया, यहाँ दीदी के ससुराल वालों का बहुत बड़ा पुश्तैनी घर है। मैंने भी इसी में एक हिस्से को किराए पर ले लिया था। अब हम दोनों बहनें मिलकर उनकी देखभाल कर लेती हैं अपनी अपनी सुविधा अनुसार। और तुम्हारे पति का मिजाज कैसा है? उनकी तो एक ही समस्या रहती थी, हमारी प्राइवेसी की। वह यहाँ आकर सुलझ गई। मैं भी अपने पति और बच्चों को पूरा समय दे पाती हूँ। उसकी आवाज़ की खनक में मैं महसूस कर रही थी। और आंटी खुश है कि नहीं, यहाँ हमेशा की तरह खिंचती रहती है। माँ को तो अल्जाइमर रोग लग गया है, वे सब कुछ भूल जाती हैं। कभी कभी कुछ बातें याद भी आ जाती हैं तो थोड़ा बहुत बड़बड़ाने लगती हैं। वैसे शांत ही रहती हैं। अब वे ज़्यादा बातें नहीं करती, बस उनका ध्यान रखना पड़ता है कि वे अकेले ना निकले घर से। यहाँ दीदी के ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिलता है। तुम्हारी माँ धन्य है जो इतनी समझदार बेटियाँ मिली हैं। उनको मैं तो हमेशा माँ की जगह पर खुद को रख कर देखती थी और इसलिए शांत मन से उनके सारे काम करती थी। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। माँ पहले ऐसी नहीं थी। पापा का अचानक जीवन के बीच भवन में छोड़ जाना वे बर्दाश्त न कर सकी और मानसिक रूप से निर्बल होती चली गई। शायद वे अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो उठी थी। चलो अब सब ठीक है, जैसी भी हैं आखिर वे हमारी माँ हैं और माँ सिर्फ माँ होती है। और मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।